अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं असल बात। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर हुकूमती कारकर्दगी, जो बैन अवी दुनिया के साथ रवाबित हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, हमारी दिफाई सूरत हाल की जो कामयाबी मिली हमें दिफाई सूरत हाल पर, उसकी कामयाबी को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक तारीख़ी मुआहदा हुआ गुज़िश्ता रोज़, और बहुत बड़ा मुआहदा। तारीख़ी मुआहदा इसलिए कह रहा हूँ कि ये गेम चेंजर मुआहदा है पूरी दुनिया के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द अमल नहीं है। सऊदी अरब ने बड़ा वाज़े कहा है, उन्होंने कहा बल्कि ये तवीलुल मुद्दती ताउन का अक्कास है। ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलुल मुद्दती ताउन जारी है, उसका अक्कास है। पहले से चीज़ें इस पर चल रही थी, और ये मुआहदा बड़ी जियो स्ट्रेटजिक तब्दीली की तरफ एक बड़ा कदम है। फिर जो दिफाई मुआहदा है जो तय हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे इस रीजन में पाकिस्तान अब एक की कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, और अरब लीग के उस इजलास में पाकिस्तान की मौजूदगी भी इस बात की निशानदेही कर रही थी। जहाँ पर तमाम अरब ममालिक, तुर्किया भी मौजूद था, वहीं पाकिस्तान मौजूद था। फिर हमने वो एलामिया देखा, एलामिया पर काफ़ी मिला जुला रद्द अमल आया। कुछ लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, कुछ ने कहा कि इसमें ये कमी है, कुछ ने कहा कि शायद हालिया वक्त में बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई, आने वाले दिनों में आएंगी। अब कुछ चीज़ें खुलती जा रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं इसराइल के रोल पर, और जिस तरह से एक दहशत गर्दाना रोल पूरे रीजन में इसराइल ने फैला रखा है। कोई एक मुल्क भी अब उससे महफूज नहीं है, तो मामलात बड़े सीरियस हैं। और इसराइल, मुझे लगता है अब ये कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए अब खटकना शुरू हो गया, और मुस्लिम वर्ल्ड को समझ आ रही है, जो पाकिस्तान या ईरान बड़े लंबे अरसे से कह रहे थे। मुश्तरका ऑपरेशन रूम की भी तजवीज़ दी ईरान ने, अभी तक उस पर कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन शायद आने वाले दिनों में इसी जानिब सोचा जाए। बहरहाल ज़रा इस अहम मुआहदा और फिर इस पर ज़रा होने वाली डेवलपमेंट क्या होगी। वज़ीर आज़म का जो शायान शान इस्तकबाल हुआ, ऐसा इस्तकबाल तारीख़ में नहीं हुआ किसी वज़ीर आज़म का। और अल्हम्दुलिल्लाह बस पाकिस्तान के लिए जब कुछ अच्छा होगा, कोई भी शख्स हुकूमत में हो, कोई भी चेहरा हो, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ पाकिस्तान के लिए जब भी कुछ अच्छा होगा तो दिल हमारा भी खुश होगा। और पाकिस्तान की इकॉनमी, आम आदमी, उसकी सूरत हाल, पाकिस्तान में जो महंगाई और पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की सूरत है, ये सारी चीज़ें इस पर रिफ्लेक्ट करेंगी। हम ज़रा इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। शाजिया चीमा साहिबा माहिर बैन अवी उमूर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सईदुज़्ज़मा साहब माहिर बैन अवी उमूर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों का। शाजिया साहिबा, बहुत बड़ा तारीख़ी मुआहदा हुआ है, और मेरा ख्याल है एक नई जहद की तरफ एक हम गामजन हुए, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी जगह, दिफाई मुआहदा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक जुम्बिश कलम से ना पाकिस्तान सऊदी अरब ने इस मुआहदे से भारत को साफ साफ पैगाम दिया है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो अब सऊदी अरब का दुश्मन है। देखिए अरसलान, मैं अमूमन ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं क्रेडिट लेने की कोशिश करती हूँ कि मैं जब से कतर पे अटैक हुआ था, मैं इन्हीं लाइंस पे सोच रही थी। और कल ऑन रिकॉर्ड 5 बजे मैं एक शो पे थी, एक और टीवी चैनल के, तो मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था, क्योंकि चहमगोइयाँ थी कि क्या होगा, क्यों गए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्या कोई रूटीन का दौरा है। तो मैंने उसमें ये प्रिडिक्शन दे दी थी कि ये आपस में सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि जो रिजेंटमेंट गल्फ कंट्रीज में है, जिन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और जब आपने जिनको आउटसोर्स की हुई है, उनका एलाय आपका बदतरीन दुश्मन है इन द केस ऑफ इजराइल। तो उसमें ये जो एक अरेंजमेंट है, ये बहुत रिस्की अरेंजमेंट है, ये बहुत मडी अरेंजमेंट है। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है कि आपके जो आपका जो जहां पे आपने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है वेस्ट की तरफ, उन्हीं का बेहतरीन अलाय जो है वो आपका बदतरीन दुश्मन है। और फिर उसने बहुत अरसा गल्फ कंट्रीज ये समझते भी रहे कि शायद हम इम्यून हैं इस तरह के उससे, लेकिन जब वो भी एक फसाद जो है वो हटा और जो हकीकत सामने आई, तो बेशक वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत खुल के ना कह रहे हों, और वो कह भी नहीं रहे हैं इतना खुल के, वो अपने एलाइज को भी जो है वो नहीं कह रहे हैं कि आपने ये किया या आपको ये आपका इसमें कोई हिस्सा था या नहीं था। हम उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाते, लेकिन
बहरहाल वो बहुत टेंजिबल स्टेप जरूर उठा रहे हैं। अब देखना उन्होंने ये था कि उनको उम्मा में कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो कि जिस पर वो रिलाय कर सकें, और उसमें फिर पाकिस्तान हैपन्स टू हैव लाइक न्यूक्लियर आर्सनल, वो एक अलग बात है। हमारा अपना न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम है, और साथ में जो ये जंग हुई हमारे हॉस्टाइल नेबर से, उसके बाद जो हमने एग्जिबिट किया कि हमारे पास कैपेबिलिटी भी है और कैपेसिटी भी है अपनी, ना सिर्फ ये कि दुश्मन को जो है वो जवाब देने की, बल्कि हम इस रीजन के सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो फिर उसके आफ्टर मैथ में आपने जो है वो व्हाइट हाउस का लंच देखा, उसके आफ्टर मैथ में आपने देखा कि रशिया के साथ फिर एससीओ में हमारी प्रेजेंस आपने देखी। वो सब उसका आफ्टर मैथ था जब हमने ये एग्जिबिट कर दिया ओपनली कि हम इस रीजन के और ब्रॉडर रीजन के सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं। अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेबलाइज करनी है तो हम इसकी कैपेसिटी रखते हैं, और हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं ईरान के साथ भी, वेस्ट के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, गल्फ के साथ भी। तो इन सबको जब आप कनेक्ट करते हैं तो गल्फ कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती सिवाय इसके कि वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस बनाए विद द कंट्री। बड़ा बेहतर रहा था किया शादिया साहिबा, बड़ा बेहतर रहा था किया। मेरा ख्याल है बड़ी आपने चीज़ें इसमें कंक्लूड कर ली। सईद साहब, ये दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जो अभी शादिया साहिबा ने जिक्र किया कि चलते चलते मामला अब ये गल्फ तक आ गया था, इसराइल ने ये कतर पे जो कुछ किया, फिर उनके जो दिफाई पार्टनर हैं अमेरिका, उसकी खामोशी, और फिर अमरीकी ही जरीदे का इंकशाफ करना कि 50 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप को पता था, फिर भी ये खामोशी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इस जंग में बनियानुल मरसूस मार्के में एक शानदार फतह, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को ये पैगाम देना कि हम इस रीजन के सबसे की करैक्टर प्लेयर हैं। तो इसके बाद फिर अरब लीग में शिरकत, ये बड़े चीज़ें कनेक्टेड हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रेटेजिक मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हरमैन अल शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का, और पाकिस्तान अब पार्टनर बन गया। अब जो हमारा दुश्मन है वो सऊदी अरब का है, जो सऊदी अरब का दुश्मन है वो हमारा है। जी अरसलान साहब, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हम पिछली 7-8 दिहाइयों को देखें, बल्कि जब पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को रिकग्नाइज करने वाली पहली कंट्री में था, सपोर्ट मिली। 1951 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, और थ्रू आउट द डेकेड्स अगर आप देखें तो इकोनॉमिक रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत स्ट्रेंथन रहे। एक चीज़ डॉक्टर साहब चाहूँगा, चूंकि आप इस पे बात शुरू हो गए तो मैं ये चाहूँगा इसमें ज़रा आपने ये कंक्लूड लाजमी करना है, इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन है और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आज से एक सदी के दरमियान एक साथ नहीं हुई। इस सदी जो लास्ट सदी थी उसमें एक साथ इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स इस रीजन में एक साथ नहीं शुरू हुई थी, अब एक साथ शुरू हो गई हैं और डेवलपमेंट हो रही हैं। पहले जंगें तो होती रहीं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी हमें बताएं, और इसकी क्या अहमियत होगी उन रिजल्ट्स की, और कहाँ रेप्लिकेट हो रही है वो अहमियत, ये बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिया जावेद सिद्दीक साहब ने भी, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जी सईद साहब। अरसलान साहब, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। अब देखिए कि पिछले 3-4 साल को देखें तो इतनी डेवलपमेंट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड, एक पंचाल सा कायम हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक्स कतर में, इजराइल हमास वॉर को ले लें, रशिया यूक्रेन वॉर को ले लें, तो दुनिया एक कैओस में है। और इसमें यकीनन हर रियासत को ये हक हासिल है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए। अब जो ये एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है, मेरे ख्याल से इसने जियो पॉलिटिक्स को रीशेप कर देना है, इसने रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बदल के रख देना है। इस मुआहिदा को, ये जो दिफाई मुआहिदा है, इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ सिक्योरिटी डोमेन में नहीं है। मुझे एक बहुत अहम चीज शेयर करने दें जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए बहुत अहम है। देखिए, मिलिट्री में तो आप कोऑपरेट कर रहे हो और बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हो, और फिर ये जो SMDA साइन किया गया, यकीनन ये एक सबूत है इसका। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जाते हो तो फिर आप इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाते हो। मुझे कहने दीजिए कि
पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया अपने पोटेंशियल के मुताबिक अभी तक उनका ट्रेड, अगर उनके ट्रेड वॉल्यूम को देखें तो अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, यकीनन रिसेंटली उन्होंने बड़ी मेहनत की, तकरीबन 22 से 25% इजाफा हुआ ट्रेड वॉल्यूम में। नेवरदिलेस मैं ये समझता हूं कि ये जो डिफेंस पैक्ट है इसको सिर्फ मिलिट्री तक ना रहने दिया जाए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा। जब आप इकोनॉमिकली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो आपकी दोस्ती, आपकी संगत, आपकी पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक नौयत की हो जाती है और वो सही मानों में फिर स्ट्रेटेजिक मानो ठीक हो गया। अच्छा, इस पे थोड़ी सी और डिटेल भी हम बात करेंगे। एक तो भारत का भी रद्द अमल आया और ऐसा आया कि वो शर्मिंदगी, झेप और अपनी जो हमेशा से अजीमत है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सख्त बेइज्जती दुनिया में करवा रहे हैं और वो खुद करवा रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है एक ऐसा मुल्क जिसको पहले सोचना चाहिए था कि एक दहशतगर्द को वज़ीर आज़म बना रहे हैं, और ऐसा नहीं एक्लेम्ड दहशतगर्द, गूगल की लिस्ट पर वो दहशतगर्द था जिसके अमेरिका जाने पर पाबंदी थी, उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे तो ये हाल तो होगा। जावेद साहब, सर बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ और बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, पूरी दुनिया में एक हलचल है और पाकिस्तान के लिए कमाल है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के तारीखी एतबार से बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान की वजूद में आने के बाद से और हमारा रिश्ता जो काबतुल्लाह की वजह से और मस्जिद नबवी की वजह से, दोनों हरमैन शरीफैन की वजह से एक रूहानी रिश्ता भी है, तारीखी रिश्ता भी है। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने हमेशा अपने रीजनल और ग्लोबल आउटलुक में एक इनकी बड़ी मुमासलत रही है और इनके ताल्लुकात भी और ख्यालात भी एक जैसे रहे। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल वक्त में बेल आउट किया। इसकी एक आपके पास कम डिटेल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान को जब कोई इकोनॉमिक बेल आउट की जरूरत पड़ी तो सऊदी अरेबिया ने बेल आउट कर दिया। फिर आपको पता है कि डेफर्ड पेमेंट के ऊपर पाकिस्तान को तेल की फरामी कई मरतबा हमारे समझौते हुए और अब भी ये समझौता हुआ है जिसके तहत हमें सऊदी अरेबिया डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल देता रहा है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉमन डिफेंस के ऊपर भी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है। इसको इस वक्त जिस तरह कंक्रीट शक्ल दी गई है, ठोस शक्ल दी गई है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त इम्प्लीकेशंस हैं। आपने अभी इंडिया का जिक्र किया, आपने देखा इंडिया का मीडिया किस तरह चीख रहा है और सटपटाया हुआ है। तो इस तरह से एक तो ये एक मैं समझता हूँ कि ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए, एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर हमें किसी भी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। इसकी बड़ी ज़बरदस्त इम्प्लीकेशंस हैं। माजी में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में आपको याद होगा कि पाकिस्तानी फौज के 2 डिवीजन पूरे सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयड रहे हैं फॉर ईयर्स, और वो रोटेशन के मुताबिक हमारी फौज वहाँ डिप्लॉयड होती थी कि सऊदी अरेबिया की जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस है और जो उसकी बॉर्डर की सिक्योरिटी है, काबतुल्लाह की सिक्योरिटी है, इसके लिए हमारी फौज जो है वहाँ पर डिप्लॉयड होती थी। और अब ये फिर से एक नया मरहला और एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि अब जो ये सिचुएशन है इसमें एक नए दौर का आगाज है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है और इससे हमारे कई ताउन के दरवाजे खुलेंगे। इसमें जहाँ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारी मुस्तकम होगी वहाँ पर इकॉनमी के सेक्टर में भी दोनों तरफ से जो है सर दिफाई सूरत बड़ी अहमियत की हामिल होगी। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, दिफाई टेक्नोलॉजी हमारी अपनी, हमारा अपना प्लेन, हमारे अपने टैंक्स, और फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, पूरा रीजन इसमें एक दूसरे का पार्टनर बनेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, अभी जावेद साहब ने भी और सईद साहब ने भी और शाजिया साहबा, आप तीनों ने कहा कि ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगी। इस इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप से इस रीजन में क्या तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, खास तौर पे पाकिस्तान का जो रोल बढ़ रहा है इस रीजन में, इसको देखते हुए? देखिए, 2 सॉवरेन कंट्रीज जो हैं और उनके अपने रीजन में अपने अलाइज भी हैं, उनकी अपने टाइज भी हैं, अपने रिलेशंस भी हैं।
साथ में हम एक जो इमर्जेंस है ग्लोबल साउथ कंट्रीज की और उनकी अलायंस की और उनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की और उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वो भी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली उसमें जो पाकिस्तान है वो इस खिते के अंदर जो है चीज़ों को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। वो ग्लोबल साउथ की इमर्जेंस को थोड़ा सा एक्सेलरेट भी करेगा कि अब ये जो कुछ रिलक्टेंट कंट्रीज हैं जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनने में भी थोड़ी सी रिलक्टेंस का इजहार कर रहे थे, जो अभी भी डिसाइसिव नहीं है कि क्या जो ओल्ड लिबरल ऑर्डर है जिसको न्यू लिबरल ऑर्डर कहते थे, मैंने अब उसे ओल्ड कहना शुरू कर दिया है, तो क्या वो और जो गवर्नेंस का सिस्टम था या ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस थे, क्या उनको पूरी तरह से अबैंडन करना ठीक है या उनको हम किसी तरीके से एडेप्ट कर लें या उनका कोई रेप्लिका बना लें या क्या करें? कुछ जो हैं वो ग्रे एरिया में अभी भी कंट्रीज हैं और उन ग्रे एरियाज में गल्फ कंट्रीज जो हैं वो सरफहरिस्त पे हैं, टॉप पे हैं, जो कि अपने दोनों साइड के जो एलाइज हैं उनको रखना चाहते हैं और ये उनका सॉवरन हक है कि वो अपने एलाइज कहाँ चुनना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के साथ करने से और पाकिस्तान की देरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक पार्टनरशिप विद चाइना और फिर चाइना का ग्रुपिंग विद रशिया, तो ये पूरी दुनिया के डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज होंगे। और ये डायनेमिक्स चेंज होने का जो कैटलिस्ट है वो गजा का जेनोसाइड है। हम अक्सर ये प्रोग्राम में बात करते हैं कि आपने बड़ी भले हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम कह सकते हैं पावर पैराडाइम शिफ्ट? जी बिल्कुल, ये पावर पैराडाइम शिफ्ट है और बहुत मैसिव स्केल पे है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो फलस्तीनियों ने बहुत ज्यादा दी है। जो ब्रॉडर यूरोप है, एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, वो विद इन इटसेल्फ एक्सप्लोड हो रहा है। आप अंदाजा कर लें कि हजारों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और जो ओलिगार्किक जो उनकी रिजीम्स हैं जो खुद को डेमोक्रेटिक रिजीम्स कहती हैं और डेमोक्रेसी कहती हैं, वो उनको इन्हीं बातों पे उनकी पर्चिंग कर रही हैं। आप मेंटेलिटी देखें कि वहां पर एक गवर्नर कह रहा है कि मैं दुआ कर रहा था कि जिसने असैसिनेट किया है वो क्रिश्चियन ना हो। कैन यू इमेजिन कि ये क्या मेंटेलिटी है और अल्लाह ताला क्या कुछ दिखा भी रहा है वो नज़र आ बड़ी आपने बड़े सही आपने जिक्र कर दिया। सईद साहब, क्या वाकई में ये जो मुआहिदा है किसी ख़ास वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं है? और दूसरा, यूएई अपना सफ़ीर वापस बुलाने पर गौर कर रहा है इसराइल से और ताल्लुकात भी महदूद करने पर गौर कर रहा है। अरसलान साहब, मेरे ख्याल से इसके लिए मुज़ाकरात तो हो रहे थे और दोनों हुकूमतों के माबैन गुफ्तो शनीद काफ़ी अरसा से हो रही थी और मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक स्पेसिफिक इवेंट का आउटकम है। देखिए, रियासतें इतनी जल्दी में फैसले नहीं करती। ये कैसे हो सकता है कि कतर पे स्ट्राइक्स हो और एक रात में जनाब दोनों कंट्रीज के लीडर सही बात है, ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और बड़ी देर से इस पर काम हो रहा होता है। बिल्कुल सही जी, ऐसे ही है। रियासतें एक सेट पैटर्न्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक, डिप्लोमेसी के टूल को यूज करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, निटी-ग्रिटीज को देख के फिर कहीं जाके ये बहुत बड़ा मुआहिदा है, इसकी सिग्निफिकेंस देखिए, इसको समझना होगा। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मींस उसे कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होगा तो वो दूसरी कंट्री पे अटैक गर्दाना जाएगा और जॉइंटली डेटरेंस की स्ट्रेटेजी के साथ और शायद में भी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ जाया जाए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स ने कहा, मुझे लगता है कि वो एक लॉजिकल बात है। ये एकदम से या किसी एक इवेंट के जवाब में नहीं किया गया। बस मैं जो चाहता हूं एज ए एकेडमिक, एज ए रिसर्चर अपनी कंट्री के लिए, वो ये कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए। अरसलान साहब, ये गवादर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गवादर पोर्ट के जरिए सऊदी अरेबिया अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी का जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ख्वाब पूरा हो सकता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, 250 मिलियन पीपल, ये बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, आईटी में हम एक्सेल कर रहे हैं। इतनी बड़ी मंडी सऊदी अरेबिया को मिल रही है, तो आए जनाब इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। हमें टेक्सटाइल से, जिसपे हमारा ज्यादा जोर है, उससे निकल के हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, जो मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं। हमें
पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को, बल्कि खित्ते की बाकी कंट्रीज को भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना होगा। और अरसलान साहब, आप समझिएगा इस चीज को, ये बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान की पार्टनरशिप सिर्फ सऊदी अरेबिया तक महदूद नहीं रहेगी। बहुत जल्द अगले कुछ महीनों में आप देख रहे होंगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बाकी जो बाकी मेंबरान हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन और एक सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप पे जा रही होंगी। आपका इरादा यूएई की तरफ ज्यादा है सईद साहब, यूएई की तरफ ज्यादा है आपका इरादा? चूंकि जो इत्तलात है वो ये है, लेकिन ये अच्छी चीज है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान पुराना मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया के साथ अमन के ताल्लुकात की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है। अच्छा जावेद साहब, जो अभी दोनों बात कर रहे हैं, खासतौर पे शाजिया साहिबा ने जिसका इंडिकेशन की 2-3 इंसिडेंट्स की बात की, फिर सईद साहब ने गवादर पोर्ट और फिर पाकिस्तान के उस कैनवस की बात की जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। बस पाकिस्तान को उस कैनवस में रंग भरने की ज़रूरत थी, वो हम शुरू हो गए। ज़रा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ, फ़ौरन बरतानिया भी रवाना हुए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो एक हम बैनुल-अक़वामी फ्रंट पे, जिसे हम कहते हैं हमारी ओपन फॉरेन पॉलिसी, कितनी कामयाबी समेट रही है? देखिए, जो नई सिचुएशन डेवलप हो रही है, जो दुनिया पहले वर्ल्ड वार 2 के बाद जो एक सिस्टम या ग्लोबल ऑर्डर बना था, उसमें बड़ी प्रोफाउंड किस्म की चेंजेस आ रही हैं। और उसमें एक तो चेंज ये आई कि चाइना जो है एक सुपर पावर बन के उभरा है और वो चैलेंज कर रहा है अमेरिका की और यूरोप की जो वो थी, सबकत थी, उनको हासिल थी, और जो उनकी सुपरमेसी थी ग्लोबल लेवल पर, उसको चैलेंज कर रहा है चाइना। और आप देखें कि ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है बिटवीन यूएस एंड चाइना, और दूसरे मुल्कों के साथ भी अमेरिका की एक ट्रेड वॉर जो है उसका आगाज हुआ है। फिर ये है कि जो मशरक़े वुस्ता में जो कुछ इसराइल ने किया है, उसने तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। अब तो उसने जेनोसाइड जो है, कंसिस्टेंटली जेनोसाइड का एक कैंपेन चलाया हुआ है, और सारी दुनिया में अमेरिका समेत यूरोप और सारी दुनिया में हजारों बल्कि लाखों लोग बाहर सड़कों पर निकल आए हैं। और कई यूरोपियन ममालिक ने कहा है कि हम 2 रियासती जो फार्मूला है उसको हम मानते हैं, और हम फ़लस्तीन की रियासत को तरमीम उसको तस्लीम करेंगे। और हाल ही में यूएन में जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, 142 वोट्स उसको मिले हैं, जिसके मुकाबले में 10 वोट उसके खिलाफ आए। तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आ रही है, और इसराइल नंगा हो रहा है, और खुद अमेरिका और उसके चंद जो हवारी हैं वो इसराइल के पीछे खड़े हैं, और इस जेनोसाइड के और इस बर्बरियत और इस जुल्म के का जो सारा का सारा मलबा है उन पर गिर रहा है, और मॉरली वो कमजोर हो रहे हैं, और उनको कई चैलेंजेस हैं। तो दुनिया बदल रही है, तो पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना होगा। और ये जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये बड़ी जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, वक्त की बड़ी कमी थी और पाकिस्तान अपना रोल बड़े आहिस्तगी से, बड़े बेहतर तरीके से सोच समझ कर प्ले कर रहा है। अब तक हम यही देख रहे हैं और हमारी उम्मीद भी यही है। जावेद सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपका, सईद-उज़्ज़मा साहब आपका शुक्रिया, शाज़िया अथीमा साहबा का शुक्रिया। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, उनकी सोच क्या है, वहाँ पर क्या हमें करना चाहिए, हमारी जो स्किल्ड लेबर है या हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है उसको कौन सा प्लेटफॉर्म वहाँ देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या मौके हैं जो बाहर से हम यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम बाहर अपनी बिजनेस कम्युनिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये जो मुआहदे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इसी के तनाजुर में लेकर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, शेख मोहम्मद तैयब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख मोहम्मद तैयब साहब खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हैं ही हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक प्लेटफॉर्म की सूरत में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए बाहर जाकर क्या मौके होते हैं, वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में क्या सीखना चाहिए ताकि वो बाहर जाकर जॉब्स तलाश कर सके और जॉब्स ना करें। हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स जो बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या कोई मसला है हमें? यहाँ पर ये एक बेहतर बात है,
हम इसको एक बेहतरी की सूरत में लें, क्योंकि ज़र मुबादला आता है बाहर से। तैयब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तैयब साहब पहले तो ज़रा हमें बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, और ओवरसीज़ जब हम कहते हैं तो ज़ाहिर है उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत मौजूद है, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो रेमिटेंसेस की सूरत में भी बेहतरी आती है। ओवरऑल सिचुएशन हमारी है क्या? देखिए, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात में 17 साल से तकरीबन मुकीम हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 1.8 मिलियन पाकिस्तानी इस वक्त रहते हैं। और गुज़श्ता पिछले साल में आपने जो फ़ॉरेन रेमिटेंस आए पूरी दुनिया के अंदर $30 बिलियन से $38 बिलियन तक आज पहुंच चुकी हैं। उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमारे प्रोफेशनल्स, हाई स्किल्ड्स लोग ट्रैवल कर गए। हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अनस्किल्ड तबका है, अनस्किल्ड तबका की पाकिस्तान से बाहर जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं ख़ास तौर पर, उनके अंदर जाकर कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर कुछ अच्छे नताइज नहीं आए, जिसकी वजह से इमिग्रेशन कवानीन सख्त कर दिए गए। इसलिए जो अनस्किल्ड तबका है हमारा, उसको चाहिए कि आप यहाँ पर उनके लिए वर्कशॉप्स का अरेंजमेंट करें। अच्छा सर, ये जो हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है गवर्नमेंट लेवल पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, टेप्टा है, दीगर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्निकल एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो ऐसा तबका जो तालीम से थोड़ा दूर रहा, वो भी टेक्निकल एजुकेशन लेकर बाहर अपनी बेहतर रोज़गार के मौके तलाश कर सकते हैं? ख़ास तौर पे मैं यूएई की अगर आपसे बात करूँ। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के तहत अगर मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की बात करूं कि अगर हमारा जो अनस्किल्ड तबका या स्किल्ड तबका जिस प्रोफेशन में उन्होंने तालीम हासिल की और एक्सपीरियंस लिया, अगर आप उस प्रोफेशन की कैटेगरी में वीज़ा लेकर आप जाते हैं, तो अगर आप 3-4 दिन की वर्कशॉप में उधर से ट्रेनिंग लेकर जाएं, तो आप उसके मुताबिक आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं और आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो भी कर सकते हैं उस मुल्क के कानून के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो अनस्किल्ड तबका है हमारा, ख़ास तौर पे जो ड्राइवर हजरात हैं जो हमारे गल्फ़ में मौजूद हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर उनको ड्राइविंग स्कूल्स यहाँ पे बना दिए जाएं, जो लेफ़्ट हैंड ड्राइव यहाँ पर सिखा कर उनको भेजा जाए, तो एक तो उनका वहाँ पर जाके अखराजात में भी कमी आएगी, और यहीं से वो सीख कर जाएंगे तो डायरेक्ट रोड ट्राई के अंदर अपीयर होकर लाइसेंस ले सकते हैं। हमारा जो गरीब तबका है वो पहले से ही यहाँ से कर्ज़ा लेकर वीज़े लगवा कर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, और जाकर जब लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस लेने में उनका अच्छा खासा अखराजात हो जाते हैं। तो ये ड्राइविंग स्कूल आप इसके लिए मैं अच्छा, फिर जो हैवी मशीनरी है, ख़ासतौर पे क्रेन ऑपरेटर्स, उनकी बड़ी डिमांड है। ख़ास तौर पे हम सऊदी अरब और यूएई की बात कर लें, इन एरियाज़ में डेवलपमेंट बहुत है और कंस्ट्रक्शन बहुत है, तो उसमें बहुत डिमांड है। इस हवाले से ज़रा भी हमें बताएं कि इसके हवाले से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी एम्बेसीज़ ने कोई ऐसा मुरतब किया हो, कोई प्लेटफॉर्म बनाया हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मिलकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हो कि यहाँ से आने वालों के लिए आसानी हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह क्रेन ऑपरेटर्स, शावल ऑपरेटर्स, एक्सवेटर ऑपरेटर, बूम लोडर्स ऑपरेटर, ये सारे फोक लिफ्टर्स, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ में। और क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, तो यहाँ पाकिस्तान में इस इंस्टीट्यूट के बनाने की ज़रूरत है। ना कि सिर्फ इंस्टीट्यूट बने, बाकायदा उनको प्राइवेट पार्टनर्स मिलकर यहाँ पर ये स्कूल बनाएं और लोगों को ट्रेन करें, ये बेहतर रोज़गार के लिए मौके उनको मिलेंगे। ठीक हो गया। अब हम ज़रा अपनी एम्बेसीज़, अपने एक मुरतब मैकेनिज़्म, अब तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है फॉरेन फ्रंट पे और डिप्लोमेसी पर, पाकिस्तानियों के बाहर जो हाईली स्किल्ड हैं हमारे यहाँ, एजुकेशन से रिलेटेड लोग, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, नर्सेज हो गए, इनका बाहर जाना, क्या ये ब्रेन ड्रेन है या हमारे लिए फ़ायदा है? देखिए, जितने ज़्यादा मौके बाहर के मुल्क में आएंगे तो पाकिस्तान से लोग बाहर जाएंगे तो फ़ॉरेन रेमिटेंस में भी इजाफ़ा होगा, और पाकिस्तान में रेमिटेंस जब आएंगी तो इकॉनमी भी मजबूत होगी।
ये एक अच्छा है कि पाकिस्तान में अगर आज बेरोज़गारी है तो हमें बाहर के मुल्कों में जाकर रोज़गार तलाश करना चाहिए। वहाँ पर अगर मौक़े हैं तो एक पढ़ा लिखा तबके को बिल्कुल जाना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं। लेकिन यह है कि अगर जो पाकिस्तान में जो स्कॉलरशिप के ऊपर बच्चे पढ़ते हैं या जो टॉपर हैं क्लासेस के अंदर, पूरे पाकिस्तान में आप ले लें, वहाँ से आप टॉपर बच्चे ले लें, टॉपर स्टूडेंट्स लेकर वहाँ पे उनके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे कफ़ालत हो उनको उनके एक्सपेंस अफोर्ड किए जाएं। बड़ी डिटेल आपसे डिस्कशन हुई शेख मोहम्मद तैयब साहब, आपका बड़ा शुक्रिया भी हम अदा करेंगे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी यहाँ से लेबर जाती है तो उसके लिए कोई आसानी हो, हमारी एम्बेसीज़ कैसे काम कर रही हैं बाहर, अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो उसकी बात कर लें। फिर ओवरसीज़ जो रहते हैं वहाँ पर उनकी अपनी तंजीमें हैं, कम्युनिटी वर्क हो रहा है, किस तरह से प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ की पूरी बात करें, वहाँ पर किस किस शोबे में ज़्यादा ज़रूरत है, क्रेन ऑपरेटर से लेकर दीगर हमारी बात हुई। बहुत शुक्रिया तैयब साहब आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।